हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही एक टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। होपफुली तुम लोग ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर लिया होगा घर पे। ठीक है, तो अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लियर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। मतलब मोमेंटम जो होता है, तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मोमेंटम मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अगर याद हो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, अगर याद हो। ठीक है, जस्ट एक क्विक रिवीजन में कर दे रहा हूँ मोमेंटम का, ताकि जिसको नहीं आता है, फिर जिसको डाउट हो, फिर से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है उसका मास को जब उस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसके वेलोसिटी के साथ। सो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एक हमारे पास बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है, हम मान लेते हैं m। ठीक है, m kg का है। अच्छा, और ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इस बॉडी का मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। हम करके जो आएगा वही मोमेंटम का वैल्यू होगा। मोमेंटम का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जिस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है उसी तरफ होगा हमारे मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ, तो इसी तरफ इस मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा इसी तरफ। एग्जांपल अगर एक ले ले, सपोज ये एक बॉडी है, सपोज कोई बस है या ट्रक है, जो भी है, इसका मास है सपोज 1000 kg, और ये इस तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लेते ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में हम अपने डेली लाइफ में स्पीड या वेलोसिटी को बोलते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये 1000 kg का बॉडी जब 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा होगा, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, किसी भी बॉडी का मास जो है, जैसे कि यहाँ पे मास है 1000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वेलोसिटी के साथ, दैट इज 2। अच्छा, यूनिट क्या होगा? देखो, मास मतलब kg इंटू मीटर पर सेकेंड, मतलब kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1000 इंटू 2, 2000 kg मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा मोमेंटम का वैल्यू। डायरेक्शन किस तरफ होगा मोमेंटम? जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ मोमेंटम। वेलोसिटी किस तरफ है? इस तरफ, तो इस तरफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो बस छोटा सा मैंने एक मोमेंटम समझाया कि मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सपोज मेरा बॉडी का मास है 70 kg, मैं यहाँ पे दौड़ रहा हूँ, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरे पास होगा मोमेंटम। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये तो इजी था, मोमेंटम क्या होता है। अगर बॉडी रेस्ट पे है, देखो, अगर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, मोमेंटम तो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने अपलोड किया था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हमें पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? ठीक है, मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है समझ में आया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब ये बता रहा है कि जो मोमेंटम है ना, वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। ठीक है, इसका एक हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मोमेंटम को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो एक मैंने डिफिनेशन लिखा, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। इसको अगर और अच्छे से समझें, ठीक है,
ये हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि सपोज ये एक सिस्टम है, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसपे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। जिस सिस्टम में, देखो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कोई भी चीज़ हम कंसीडर कर ले अपने स्टडी के लिए, उसको सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज जिस रूम पे तुम लोग बैठे हुए हो और वो रूम चारों तरफ से बंद है, ठीक है, चारों, तो वो रूम अपने आप में एक सिस्टम हो गया। या फिर अपने घर को कंसीडर कर लो, घर को चारों तरफ से बंद कर दिया तो तुम्हारा घर अपने आप में एक सिस्टम हो गया। ये होता है सिस्टम। जैसे क्लासरूम है, एक क्लास एक सिस्टम हो गया, एक स्कूल को भी हम एक मतलब सिस्टम हम पकड़ सकते हैं किसी को भी। तो सपोज एक सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। सपोज एक रूम है, रूम के चारों तरफ दरवाजा बंद है, चारों तरफ से एकदम सब कुछ वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, गैस प्रूफ, सब कुछ प्रूफ कर देना। उसमें एयर अंदर आ पा रहा है ना, उसमें हीट धूप अंदर आ पा रहा है ना, उसमें पानी अंदर आ पा रहा है, ठीक है। तो वो हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब उसको हमने बाहर के सराउंडिंग से, बाकी सब कुछ से कट ऑफ कर दिया। तो अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो ये एक कमरा है, रूम है, ठीक है, सपोज ये हमारा एक रूम है और ये हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम के आसपास जो भी है वो सराउंडिंग्स है। अच्छा, ये सिस्टम है। अब क्या है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, मतलब इस पे बाहर से इसका कुछ लेना देना है नहीं, बाहर मतलब इसके बाहर, बाउंड्री के बाहर। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। अगर इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई नेट फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इसका 0 होगा। अगर इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएगा तो इस सिस्टम के अंदर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है सपोज ये एक बॉडी है इस सिस्टम के अंदर, इसका मास है 1 kg, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे और एक बॉडी है 2 kg का, ये मूव कर रहा है सपोज ये 2 kg का बॉडी है, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सिस्टम के अंदर दो बॉडी है, 1 kg का एक बॉडी, 2 kg का एक बॉडी, ठीक है। अब ये जो 1 kg का बॉडी के पास वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, 1 × 1 मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, ये 2 kg का बॉडी हम मान लेते हैं कि ये 2 kg का बॉडी इस तरफ जा रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये बॉडी 1 kg का इधर जा रहा है, ये 2 kg का बॉडी इधर जा रहा है, ठीक है। ऐसे मूव कर रहे हैं इन लोग इस कमरे के अंदर या फिर इस सिस्टम के अंदर, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है 1 kg का जो 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और एक बॉडी है 2 kg का जो 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। इस बॉडी का, पहले वाले बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, 1 × 1 मीन्स 1 kg मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, 2 × 2 दैट इज 4 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम क्या होगा, 1 + 4 दैट इज 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है, 5 kg मीटर पर सेकेंड, 5 kg मीटर पर सेकेंड। कैसे, ये बॉडी 1 kg का 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 1 × 1 kg मीटर पर सेकेंड। ये बॉडी 2 kg का 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इसका मोमेंटम 2 × 2 4 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो समझ में आया। तो इस सिस्टम के अंदर टोटल कितने बॉडी है, एक बॉडी ये रहा, 2 बॉडी ये रहा, इसका मोमेंटम ये 1, इसका मोमेंटम ये 4, 1 + 4 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, 5 kg मीटर पर सेकेंड। इस सिस्टम के अंदर 2 बॉडी है, ये वाला, इसका मोमेंटम 1 और इसका मोमेंटम 4 + 1, टोटल सिस्टम का मोमेंटम 5। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये बताता है कि इस सिस्टम का मोमेंटम 5 ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई फोर्स आके बाहर से इस सिस्टम पे अप्लाई ना हो। मतलब बाहर से अगर कोई फोर्स आएगा, मतलब मान लो ये डब्बा है कोई, अभी मैंने रूम बोला था, अब मान लो ये एक डब्बा है, छोटा सा डब्बा है,
ठीक है, डब्बा एक सिस्टम है, उस डब्बे के अंदर दो बॉडी है, 1 केजी का एक, 2 केजी का एक, बड़ा सा डब्बा है मान लो। ये बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इसका मोमेंटम निकाला, इसका मोमेंटम निकाला, दोनों को प्लस किया, ये आ गया सिस्टम का मोमेंटम। ये सिस्टम का मोमेंटम आया 5 और ये 5 ही रहेगा जब तक कि कोई फोर्स आके इसके सिस्टम के मोमेंटम को चेंज ना कर दे, कोई नेट फोर्स आके सिस्टम के मोमेंटम को चेंज ना कर दे। अगर कोई नेट फोर्स नहीं आएगा, मतलब किसी ने, देखो अगर तो इस सिस्टम का जो मोमेंटम है कितना है 5 केजी मीटर पर सेकेंड, इस 5 केजी मीटर पर सेकेंड को अगर चेंज करना है, मतलब 5 से 6 या 5 से 4 या 5 से 8 या 5 से 2, मतलब ज्यादा कम जो भी करना है, मतलब इस 5 केजी मीटर पर सेकेंड जो सिस्टम का मोमेंटम है उसको अगर हमें बदलना है, चेंज करना है, तो एक ही तरीका है बाहर से, सिस्टम ये अंदर है सिस्टम का, सिस्टम के बाहर से किसी को इसको धक्का या फिर धक्का देकर ऐसे बॉक्स को हिलाना पड़ेगा या फिर आगे पीछे करना पड़ेगा, मतलब बाहर से नेट फोर्स देना पड़ेगा, मतलब बाहर से नेट फोर्स देना पड़ेगा, बाहर से, अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अब अंदर होगा भी कैसे, अंदर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम के मोमेंटम को चेंज करना है तो हमें इस सिस्टम के बाहर से या फिर इधर से या फिर इधर से या फिर कहीं से भी फोर्स देना है, मतलब इसको ऐसे धक्का मार के हिलाना है या फिर ऊपर नीचे कुछ भी करना है, ठीक है। बात समझ में आया? ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि सिस्टम का मोमेंटम अगर चेंज करना है तो हमें सिस्टम के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स, नेट फोर्स मतलब फोर्स देना पड़ेगा। तो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम के मोमेंटम में कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया? देखो अगर किसी सिस्टम के अंदर कुछ बॉडीज हैं और उस सिस्टम का मोमेंटम कुछ है, उस मोमेंटम को अगर चेंज करना है तो हमें बाहर से उस सिस्टम के ऊपर फोर्स देना पड़ेगा। अगर हम बाहर से उस सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं देंगे, मतलब फोर्स 0 है, तो मोमेंटम उस सिस्टम का चेंज नहीं होगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से एक बार समझाता हूँ इसको, ठीक है, फिर से एक बार समझो इसको। तो फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। तो सपोज ये हमारा एक क्या है, सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से इसका कोई कनेक्शन है नहीं, इस पर कुछ लेना देना बाहर से हो नहीं रहा है। तो ये सिस्टम है, सपोज ये एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर कुछ बॉडीज है। सपोज ये एक बॉडी है 1 केजी का, ठीक है, ये कोई दूसरा बॉडी है 2 केजी का, और ये कोई तीसरा, सिर्फ 2 ही बॉडी लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बॉडी सपोज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, ठीक है, और ये बॉडी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, ठीक है। सो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। हर एक बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंटम निकालते हैं, फिर एड अप कर देंगे, 1 इंटू 2 2, और इधर 2 इंटू 1 2, हमारा 4 kg मीटर पर सेकेंड। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये जो सिस्टम का टोटल मोमेंटम 4 kg मीटर पर सेकेंड आया। देखो किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है ना, कैसे निकालेंगे, उस सिस्टम के अंदर जो बॉडीज है, जैसे इस सिस्टम के अंदर 2 बॉडी है, नाम देते हैं बॉडी ए, बॉडी बी। इसका बॉडी ए का जो मोमेंटम है और बॉडी बी का जो मोमेंटम है वो प्लस कर देंगे, तो इस टोटल का सिस्टम का जो मोमेंटम है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बॉडी होते, बॉडी सी भी होता, तो उसका भी मोमेंटम निकाल के प्लस कर देते, तो ये पूरे सिस्टम का मोमेंटम आ जाता, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बताता है कि ये सिस्टम का जो मोमेंटम है 4 kg मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। कब तक, जब तक कि कोई दूसरा फोर्स आके, कोई फोर्स बाहर से कोई फोर्स आके, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, याद रखना, एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, इंटरनल फोर्स नहीं। इंटरनल फोर्स सिस्टम के अंदर होता है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के बाहर होगा। सो जब तक बाहर से कोई फोर्स आके, एक्सटर्नल फोर्स जिसको बोलेंगे, बाहर से जो फोर्स आएगा एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो अगर बाहर से कोई फोर्स आके धक्का देता है तो ये सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा, बट अगर बाहर से कोई फोर्स आके धक्का नहीं देता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो मोमेंटम चेंज, ये डेल पी, चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, 0 चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सपोज ये बॉडी ए जाके बॉडी बी को धक्का दे देता है, ठीक है, आपस में धक्का, देखो अंदर में ये मूव कर रहा है, आपस में धक्का मुक्की हो सकता है, आपस में धक्का मुक्की होकर मोमेंटम एक दूसरे का चेंज हो सकता है, बट टोटल वही रहेगा। जैसे ये इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, 4 kg मीटर पर सेकेंड, 4 kg मीटर पर सेकेंड इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम है। दो इसका है, ठीक है, 2 × 1 2, और मास इंटू, देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास 1 वेलोसिटी 2, 1 × 2 2, इस केस में मास इंटू वेलोसिटी 2 × 1 2, ठीक है, तो टोटल 2 + 2 4, तो टोटल सिस्टम का मोमेंटम 4 है, 4 ही रहेगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसका मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स आया ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, शॉर्ट में लिखेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, तो टोटल कितना है इस सिस्टम का मोमेंटम, इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम है 4। अच्छा, ये हो सकता है कि इसका 1 हो जाए और इसका 3 हो जाए, कुछ करके इसका 1 हो जाए, मान लो इसका वेलोसिटी 3 हो गया, तो इसका मोमेंटम, सॉरी इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है, चेंज होके, और इसका हो गया 3/2, जो भी है 3/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 1 1 1, और इधर 2 × 3/2 3। देखो टोटल इस सिस्टम का मोमेंटम 4 होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब देखो ये वाला केस में क्या है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें क्या है कि ये बॉडी 1 kg का 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये बॉडी 2 kg का, ये 1 kg का 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 2 kg का बॉडी 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसका मोमेंटम 2 1 जा 2, और इसका मोमेंटम 2 1 जा 2, 2 + 2 4, ठीक है। तो इसके पास मोमेंटम कितना है 2, और इसके पास मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड, और इसके पास मोमेंटम है 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो टोटल क्या हो गया, 2 + 2 4, ठीक है, टोटल सिस्टम का है 4। ये टोटल सिस्टम का टोटल मोमेंटम 4 ही रहेगा। सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का टोटल मोमेंटम, सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो 4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होना है तो एक्सटर्नल फोर्स को आना पड़ेगा, अगर चेंज होना है तो एक्सटर्नल फोर्स को आके ऐसे धक्का देना पड़ेगा, या फिर एक्सटर्नल फोर्स को इसके ऊपर लगना पड़ेगा। बाहर से कोई फोर्स आके इसको ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे देगा, मतलब कहीं से भी, इधर से एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स आके इस सिस्टम पे आके फोर्स एक्ट करेगा, तो इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा, वरना चेंज नहीं होगा। मतलब एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 है, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज 0 है। ये हो सकता है कि इसका मोमेंटम कम होके 2 से 1 हो जाए, और इसका मोमेंटम 2 से 3 हो जाए, टोटल 4 ही रहेगा, 3 + 1 4। इसका मोमेंटम अगर 3 हो गया तो इसका 1 हो जाएगा, 3 + 1 4। इसका अगर 2 है तो इसका 2 होगा, 2 + 2, क्योंकि टोटल 4 रहना है। बात समझ में आया, टोटल 4 है ना। इसका मोमेंटम अगर 0 हो गया तो इसका 4 हो जाएगा, इसका अगर 0 हो गया तो इसका 4 हो जाएगा, 4 + 0 0। टोटल सिस्टम का मोमेंटम 4 ही रहेगा, मतलब फिक्स ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। तो यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है, उसको हम लिखते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता है कि इफ किसी सिस्टम पे लगने वाला बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, देन चेंज इन मोमेंटम, उस सिस्टम का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। देन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया, फिर से समझो, ये सिस्टम है कोई, इसके अंदर बॉडी ए है, बॉडी बी है। बॉडी ए का मोमेंटम मान लो 2 kg मीटर पर सेकेंड है, मास इंटू वेलोसिटी करके आया। बॉडी बी का मोमेंटम 3 kg मीटर पर सेकेंड है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। टोटल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, 2 + 3 5 kg मीटर पर सेकेंड। ये जो सिस्टम है इसका टोटल मोमेंटम 5 ही रहेगा। अगर इस 5 को चेंज करके 6 करना है, या 5 को चेंज करके 4 करना है, तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा, फोर्स देना पड़ेगा। अगर सब फोर्स देंगे तभी इस सिस्टम का मोमेंटम चेंज होगा। अगर फोर्स नहीं देंगे, मतलब F एक्सटर्नल इक्वल टू अगर 0 होगा, तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपस में ए और बी का मोमेंटम चेंज हो जाए, बट टोटल 5 रहेगा। मतलब अगर इसका 1 हो गया घट के, तो इसका बढ़ के 4, क्योंकि 4 + 1 5 होना है। इसका अगर 4 हो गया तो इसका मोमेंटम 1 हो जाएगा,
क्योंकि टोटल कितना होना है 5 ही होना है। इसका अगर 3 हो गया तो इसका मोमेंटम 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होना है 5 होना है। इसका अगर 3 हो गया तो इसका 2 हो जाएगा, टोटल 5 ही रहेगा। कब तक? जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा। मतलब ये सिस्टम पे अगर कोई फोर्स नहीं लगा ना, इसका हमेशा हमेशा मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। ये सिस्टम का जो मोमेंटम 5 kg मीटर पर सेकेंड है वो 5 kg मीटर पर सेकेंड हमेशा हमेशा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आगे लग गया तो चेंज हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, ये हो सकता है कि अंदर सिस्टम के अंदर जो बॉडी है उनका ऊपर नीचे हो सकता है। इसका 2 से 3 हो सकता है, बट अगर इसका 2 से 3 हो गया तो इसका 3 से 2 होना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 2 5 होगा। क्योंकि अगर इसका 3 का 3 रह गया, फिर 3 + 3 6 हो जा रहा है, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लगना जो लग रहा है वो अगर 0 है तो चेंज इन मोमेंटम 0 होगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। ये डेफिनेशन लिख लेना है, एक्सटर्नल इक्वल टू 0, देन चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सपोज कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर 2 बॉडी है। ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास है m1, ये v1 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। सपोज ये जो बोर्ड है ना, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है ऑफ मास m1 और ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। मान लो ये सिस्टम है हमारा कोई, ये हमारा कोई सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर एक बॉडी है ऑफ मास m1 और ये v1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे और एक दूसरा बॉडी है ऑफ मास m2, वो v2 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और मैंने ये दे दिया कि v1 इज ग्रेटर देन v2। v1 इज ग्रेटर देन v2 मतलब क्या है कि मास m1 जो v1 वेलोसिटी से जा रहा है वो v2 से ज़्यादा है। मतलब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। मतलब जिस भी वेलोसिटी से मास m2 इस तरफ मूव कर रहा है उससे ज़्यादा वेलोसिटी से मास m1 उसकी तरफ आ रहा है। मतलब अगर इसका वेलोसिटी 1 है तो इसका 3 होगा, इसका अगर 10 है तो इसका 15 होगा, इसका अगर 20 है तो उसका 30 होगा। मतलब पीछे जो बॉडी आ रहा है, जैसे चोर सामने भाग रहा है और ये पीछे पुलिस आ रहा है, पुलिस ज़्यादा वेलोसिटी से आ रहा है, मतलब कुछ देर बाद चोर को क्या कर लेगा, वो कुछ देर बाद चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये बॉडी ऑफ ये सिस्टम है, ये रहा सिस्टम, ये सिस्टम, ठीक है, डब्बा, रूम, कुछ भी बोल लो, सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम के अंदर एक मास m1 है जो v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, मास m2 है जो v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। v1 ज़्यादा है v2 से। अच्छा, अब v1 अगर v2 से ज़्यादा है, मतलब पीछे वाला ये वाला बॉडी का वेलोसिटी अगर इससे ज़्यादा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इस तरफ जा रहा है, बट ये ज़्यादा वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कुछ देर बाद ये इसको आके क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, धक्का मारेगा। बात समझ में आया, मतलब ये कोलिजन हुआ, टकराव, कोलिजन हुआ, ठीक है। ये बाउंड्री मिटा देते हैं, बस समझ लो कि ये सिस्टम है, ठीक है। बात समझ में आया, क्या हुआ, ये कोलिजन हुआ। तो क्यों हुआ कोलिजन, क्योंकि पीछे से जो बॉडी आ रहा था ना वो ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड से आ रहा था और सामने वाले का स्पीड थोड़ा कम था। तो देखो ये जा रहा है, ये फास्ट आ रहा है, तो कुछ देर बाद इसको धक्का मार देगा ना। अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे पीछे मेरा दोस्त दौड़ रहा है, मैं जिस स्पीड से दौड़ रहा हूँ उससे दुगना स्पीड से मेरा दोस्त दौड़ रहा है, तो कुछ देर बाद मेरा दोस्त आके मुझे धक्का मार देगा। तो उसी तरह ये सामने वाला v2 से जा रहा है, पीछे वाला v1 से, v1 ज़्यादा है v2 से, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो कुछ देर बाद ये इसको आके धक्का मारेगा, तो कोलिजन होगा, धक्का होगा। जब कोलिजन होगा तो m1 m2 को क्या करेगा, फोर्स देगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। धक्का पड़ा, ऐसे आया, धक्का मारा, m1 आके m2 को इस तरफ धक्का देगा, होगा ना। ये पीछे से आ रहा है, ये सामने जा रहा है अपना धीरे धीरे, ये पीछे से थोड़ा फास्ट आ रहा है, कुछ देर बाद ये इसको आके धक्का देगा इस तरफ, तो m1 m2 को इस तरफ फोर्स देगा, फोर्स ऑन 2, मतलब m1 ने m2 पे फोर्स दिया, 1 ने 2 पे फोर्स दिया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसका मतलब ये है, याद रखना, ठीक है। लिख देते हैं, फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1,
ये इस तरफ, m1 ने आके इसको इस तरफ धक्का दिया। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स देता हूँ तो रिटर्न में वो बॉडी भी मुझ पे फोर्स देगा, बट उल्टा डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स देता हूँ तो रिटर्न में वो बॉडी भी मुझे रिटर्न में फोर्स देगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर m1 आके m2 को इस तरफ से धक्का देगा तो रिटर्न में m2 भी उसी टाइम m1 को उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स देगा, उतना ही फोर्स देगा। ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2। ठीक है, समझ में आया कहानी क्या चल रहा है? समझते जाओ, बस धीरे धीरे आ जाएगा। फिर धक्का मुक्की होगा और फिर दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। फिर m2 अपना वही इसी तरफ जा रहा होगा। अब m2 का धक्का पड़ा ना, ये स्लो स्लो जा रहा था, पीछे से आके इसने धक्का दिया तो इसका वेलोसिटी थोड़ा अभी बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगा। अच्छा, ये v1 नहीं पकड़ते, ये u1 पकड़ते हैं, ये u2 पकड़ लेते हैं। इनिशियल पहला दो वेलोसिटी है यहाँ पे, ये u1 इज ग्रेटर देन u2। धक्का पड़ने के बाद इसका u2 से हो गया v2 और इसका भी, इसमें भी कुछ चेंज आ जाएगा, इसका हो जाएगा u1 से v1। देखो हुआ क्या, ये बॉडी ऑफ मास m1 ये u1 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, ये बॉडी ऑफ मास m2 ये u2 वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है। जो u1 है पीछे, ये बॉडी जो पीछे है m2 के, इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है। तो अगर ये वाला बॉडी का वेलोसिटी इससे ज़्यादा है तो कुछ देर बाद ये आके इसको धक्का देगा। जब ये आके इसको धक्का देगा, ये इसको सामने की तरफ फोर्स देगा, रिटर्न में ये भी इसको उतना ही फोर्स ऑपोजिट में देगा। थर्ड लॉ के हिसाब से मैं किसी को फोर्स दूंगा तो रिटर्न में वो भी मुझे, वो बॉडी भी मुझे उतना ही फोर्स देगा ऑपोजिट में। मैं इधर दूंगा तो जिस बॉडी पे दिया वो मुझे इधर देगा। m1 ने आके m2 को इधर धक्का दिया, पीछे से आ रहा है ना, m2 पीछे आगे 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 जा रहा है, m1 ने पीछे से आके धक्का दिया इस तरफ, m2 इस तरफ देगा। तो m1 ने m2 को इस तरफ दिया, रिटर्न में m2 ने m1 को इस तरफ फोर्स दिया। अब क्योंकि m2 को पीछे से धक्का पड़ा, अब वेलोसिटी तो सेम नहीं होगा ना। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड से सामने की तरफ जा रहा था, पीछे से आके इसने धक्का दिया तो 2 से इसका वेलोसिटी बढ़ के 4 या 5 हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। तो u2 से हो गया v2 और इसका भी चेंज होगा, इसका घट जाएगा थोड़ा। जो आदमी आगे, जो बॉडी आके पीछे से धक्का देगा वो जल्दी जल्दी आ रहा था, ये जल्दी जल्दी आ रहा था, जल्दी जल्दी आके धक्का दिया इसने, इसका थोड़ा कम हो जाएगा, इसका हो गया v1। थोड़ा वैल्यूज से मैं समझा देता हूँ। सपोज ये u1 10 मीटर पर सेकेंड है और ये u2 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखो ये ज़्यादा स्पीड से है, ये कम स्पीड से है, तो ये आके इसको धक्का देगा। धक्का देने का मतलब ये इसको इधर धक्का देगा, फोर्स देगा, रिटर्न में इसको इधर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको धक्का लगने के बाद इसका 5 से हो जाएगा मान लो 10 और इसका हो जाएगा 10 से शायद 5, घट जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बात समझ में आया? ये वैल्यूज मैंने लिखा बस समझाने के लिए। अच्छा, अब इसमें 3 केस है, देखो इसको तीनों को थोड़ा अलग अलग बनाते हैं। 3 केस मतलब 3 ये सिचुएशन है। एक है बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन मतलब अभी तक टक्कर हुआ नहीं, ये है कोलिजन चल रहा है मतलब ड्यूरिंग कोलिजन। और ये केस है आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का कहानी है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे एक करके, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का। ठीक है, अच्छा या फिर देख लो, ये इस पे आते हैं, ये सेकंड वाला, ये वाला पोर्शन पे आते हैं। ये वाला यहाँ पे जब कोलिजन हो रहा है ना दोनों बॉडी का, तब क्या हो रहा है देखो, जब दोनों बॉडी का कोलिजन हो रहा है तब क्या हो रहा है। तो जब दोनों बॉडी का कोलिजन हो रहा है, m1 m2 को इस तरफ फोर्स दे रहा है, रिटर्न में m2 m1 को इस तरफ फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो m1 m2 को इस तरफ दे रहा है, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। m2 m1 को इस तरफ दे रहा है, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, निगेटिव होगा ना, F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, क्योंकि F21 इस तरफ है तो मैंने इसको प्लस पकड़ लिया।
F12 इस तरफ है तो मैंने इसको निगेटिव पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि देखो ये हमने ओरिजिन बनाया, ओरिजिन ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये इस साइड x पॉजिटिव होता है, इस साइड x नेगेटिव होता है। कोई भी चीज़ जब इस तरफ जा रहा है तो हम प्लस लेते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज़ जब इस तरफ आता है तो हम उसको निगेटिव लेते हैं क्योंकि वो माइनस की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये फोर्स इस तरफ जा रहा है करके हमने प्लस लिया, ये फोर्स इस तरफ जा रहा है करके हमने माइनस लिया। ये तो पता ही। अच्छा, अब देखो क्या है कि फोर्स F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो F21 इक्वल्स टू क्या होगा? F21 इक्वल्स टू क्या होगा? F21 कौन सा फोर्स है? F21 कौन सा फोर्स है? ठीक है, F21 कौन सा फोर्स है? F21 जो 2 पे लग रहा है। ठीक है, F21 कौन सा फोर्स है? जो 2 पे लग रहा है। अच्छा, अब बॉडी 2 पे फोर्स कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है ना, तो 2 पे फोर्स क्या लगेगा? इसका मास इनटू इस बॉडी का एक्सीलरेशन। तो मतलब देखो ये M1 आया, M1 ने आके M2 पे फोर्स लगाया, F21, या फिर इसको अगर हम सिर्फ F2 बोले, F2 मतलब फोर्स ऑन M2 ड्यू टू 1। और इस पे लगने वाला फोर्स को अगर से हम, क्योंकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो करके मैं F1 F2 कर दे रहा हूँ। F1 मतलब क्या होता है? जो देखो F2 मतलब जो बॉडी 2 पे फोर्स लगाए, और बॉडी 2 पे फोर्स किसने लगाया है? M1 ने। और F1 मतलब बॉडी M1 पे जो फोर्स लगाया है, M1 पे फोर्स किसने लगाया है? M2 ने लगाया है। तो ठीक है, F2 पे फोर्स किसने लगाया? M1 ने। M1 का मास इंटू M1 का एक्सीलरेशन होने से ये फोर्स मिल जाएगा। देखो M1 आया, M1 ने आके M2 को धक्का मारा, तो M1 का मास M1 इंटू M1 का एक्सीलरेशन डाल देंगे तो F2 मिल जाएगा। तो F2 इक्वल टू क्या होगा? M1 इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फाइनली कितना वेलोसिटी हुआ? v1 माइनस इनिशियली कितना था? u1 डिवाइडेड बाय टाइम। अभी कौन सा टाइम है? जिस टाइम के लिए t टाइम के लिए हो, ये कोलिजन जो हुआ ना कुछ टाइम के लिए हुआ होगा, कुछ समय हुआ होगा ना, मान लेते हैं वो टाइम है t। t इक्वल टू है टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन, जिस टाइम के लिए टाइम कोलिजन हुआ, तो F2। उसी तरह F1 कौन सा फोर्स है? F1 कौन सा फोर्स है? F1 वो फोर्स है जो बॉडी M1 पे लगा। M1 पे फोर्स किसने लगाया? M1 पे फोर्स जो है M2 ने लगाया। ठीक है, तो M2 का मास इंटू M2 का एक्सीलरेशन कर देंगे तो F1 आ जाएगा। तो M2 इंटू M2 का इनिशियल वेलोसिटी U2 फाइनल V2, तो V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाय T। टाइम ऑफ कोलिजन तो दोनों बॉडी के लिए सेम है। अब देखो F2 इस तरफ लग रहा है प्लस F2, F1 इस तरफ लग रहा है माइनस F1, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छा, ये डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाते हैं फिर से, तो जगह हो जाएगा। देखो क्या कहानी चल रहा था। ये है मास M1, ये इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी U1। ये रहा मास M2, ये इस तरफ जा रहा है विथ वेलोसिटी U2। U1 इज ग्रेटर देन U2, इसका वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो ये आके इसको धक्का मारेगा। कौन आके किसको धक्का मारेगा? M1 पीछे से आके M2 को धक्का मारेगा। किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, M2 पे फोर्स लगेगा, दैट इज F2। रिटर्न में M2 M1 पे फोर्स लगाएगा F1, और ये याद रखना F2 इस तरफ मतलब प्लस F2 और F1 इस तरफ में मतलब माइनस F1।
ठीक है। फिर ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे। m1 का वेलोसिटी u1 से चेंज होके हो जाएगा v1, कम हो जाएगा थोड़ा, और इसका u2 से चेंज होके हो जाएगा v2। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन, और ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। ठीक है, हमने F2 निकाल लिया, हमने F1 निकाल लिया, एंड वी नो, हमें पता है, हमें क्या पता है कि F2 इक्वल टू माइनस F1, F2 इक्वल्स टू माइनस F1। ठीक है, F2 क्या है, ये है m v1 माइनस u1 बाई t1 माइनस F1 क्या है m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। ठीक है, ये कर देंगे m इंटू वी1 m v1 प्लस माइनस माइनस m इंटू u1 m u1, नीचे रह जाएगा t, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, t1 t2 लेने का ज़रूरत नहीं है। ये माइनस प्लस माइनस m2 इंटू v2 m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाई t, ये t कट जाएगा। अब देखो ये m v1 है, इधर से माइनस m2 v2 इधर आएगा तो प्लस m2 v2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये m2 u2 इधर है, इधर से माइनस m1 माइनस माइनस m1 u1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस m1 u1 उस साइड जाएगा तो प्लस m1 u1 हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, यही प्रूफ करना था हमें, बात समझो। कोलिजन से पहले सिस्टम का मोमेंटम निकालते हैं। सिस्टम में कितना बॉडी है, सिस्टम में 2 बॉडी है, एक मास m1 का, एक मास m2 का। ये मास m1 का बॉडी u1 वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा m1 u1। ये मास m2 का बॉडी u2 वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मोमेंटम क्या होगा m2 u2। टोटल मोमेंटम क्या होगा m1 u1, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम m2 u2। तो ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू ये। फिर कोलिजन के बाद देखो, कोलिजन के बाद इसका मोमेंटम क्या है m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है v1, इसका मोमेंटम क्या है m2 v2। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम क्या है m1 v1 प्लस m2 v2, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, और दोनों इक्वल आ रहा है। देखो m1 v1 प्लस m2 v2 दैट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू m1 u2 प्लस m1 u1, m1 u1 प्लस m2 u2, ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आ गया होगा, पॉज करके लिख लेना जो डेरिवेशन जैसे कराया है। ठीक है, देखो फिर से समझो, फिर से मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ ताकि और कोई डाउट ना रहे। ठीक है, एक बार समराइज कर दूँ मैं इसको। जैसे ये बॉडी है ऑफ मास m1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये बॉडी है मास m2, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मोमेंटम होगा m1 u1, इसका मोमेंटम होगा m2 u2। टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2। और ये कौन सा मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अभी तक टक्कर हुआ नहीं है, हाँ u1 इज ग्रेटर देन u2 है तभी टक्कर पड़ेगा। अब कोलिजन हुआ m1 और m2 का, जब कोलिजन हुआ तो m2 ने इसको इस तरफ, m1 ने आके इसको इस तरफ धक्का दिया, दैट इज फोर्स ऑन 2 मास m2। रिटर्न में m2 इसको इस तरफ धक्का देगा f1, और हमें पता है कि f2 इक्वल्स टू माइनस f1। ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के बाद ये फिर से अलग हो जाएंगे, ये इसका वेलोसिटी चेंज होके u1 से v1 हो जाएगा, इसका वेलोसिटी चेंज होके u2 से v2 हो जाएगा। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम क्या है m1 v1, इसका मोमेंटम क्या है m2 v2। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर
कोलिजन। ये है हमारा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने प्रूव करके हमें क्या मिला, हमें ये इक्वेशन मिला m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। दैट इज टोटल मोमेंटम आफ्टर collision is equals to total momentum before collision। मतलब कोलिजन होने की वजह से मोमेंटम में, सिस्टम के मोमेंटम, एक सिस्टम है ठीक है, सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज, सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस वीडियो को देखो अच्छे से, ये डेरिवेशन कैसे आया है मैंने समझाया है अच्छे से, ठीक है, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझने का कोशिश करो, ठीक है। वीडियो बार बार देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। थैंक यू।